हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपका एक बार फिर से अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 2। हमारे अतीत भाग 1 क्लास 6 के लिए थी। सामाजिक विज्ञान की किताब, इतिहास की किताब, वो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हमारे अतीत भाग 2, जो कि क्लास 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। तो एक्चुअली इस वाली किताब में, इस वाली बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं एक बार वो देख लेते हैं। उसके बाद हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्या है, आपको आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक्चुअली जो चैप्टर्स हैं हम जो बात करेंगे वो हैं, पहला जो चैप्टर है वो है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। एक्चुअली क्या है, जो को हमने जो क्लास 6 की जो हिस्ट्री पढ़ी थी हमारे अतीत भाग 1, उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल की बात कर सकते हैं या प्राचीन इतिहास की बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात की थी। मतलब एक तरह से आप सोच लीजिए, जब से सभ्यताओं का उदय हुआ, ठीक, तब से लाखों वर्ष पुराने से और सभ्यताओं का उदय हुआ, उन सब के बारे में हमने प्राचीन इतिहास के बारे में ठीक बात किया था। और वो पढ़ा था हमने करीबन 700 ईस्वी तक। ठीक, आपने देखा होगा गुप्त काल, यहाँ तक चोल और इन वंशों के बारे में यहाँ तक हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। मतलब 700 ईस्वी तक हम पिछले क्लासेज में हम पढ़ चुके थे क्लास 6 वाली हिस्ट्री में। अभी जो हम 7th की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं उसमें 7th की इतिहास की किताब है हमारे अतीत भाग 2। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो 700 ईस्वी से लेके ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि 18वां शताब्दी तक, यानी कि 1750 ईस्वी तक। मतलब जब तक आपके अंग्रेज़ों का आगमन होने लग जाएगा, ठीक, यहाँ तक हम पढ़ेंगे, जिसको हम मेडिवियल हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। तो एक्चुअली इस किताब में हम स्पेशली मध्यकालीन इतिहास पे थोड़ा फोकस होगा। ठीक, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ इस वाली बुक में। जैसे कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, तो ये ऑलमोस्ट 1000 वर्ष हो गए, 700 से लेकर 1750 वर्ष। तो इन 1000 वर्षों में जो जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हम पड़ताल, यानी कि उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे क्या क्या हुआ। देन अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा नए राजा और उनके राज्य। तो अब 700 से लेकर 1750 के बीच में कौन कौन से नए राजा आ रहे हैं, उनके राज्य बनते जा रहे हैं, वो सब हम देखेंगे। देन दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली में जो सुल्तान आए हैं, ये आपका तुगलक वंश और ये सब जो वंश आए हैं, खिलजी वंश, वो सब हम देखेंगे इस वाले चैप्टर में, दिल्ली के सुल्तान। उसके बाद अगला चैप्टर रहेगा आपका मुगल साम्राज्य, जिसमें हम टोटली मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि मुगलों का इतिहास काफ़ी बड़ा है। जो मुगल हैं, जो लास्ट तक रहे हैं हमारे देश में अंग्रेज़ों से पहले, तो ये मुगल साम्राज्य के बारे में हम इसमें थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एक तरह से, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य। देन उसके बाद शासक और इमारतें हम पढ़ेंगे। शासक और इमारतें मतलब कौन कौन शासक ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इमारतें बनवाई हैं। ठीक, ये भी एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या बनवाया किस किस ने। देन देखा जाएगा कि आपके नगर, व्यापारी और शिल्पीजन, मतलब किस तरह की उस टाइम पे जो नगरीय व्यवस्था है वो किस तरह की है, व्यापारियों का कैसे विकास हुआ, व्यापारी क्या क्या व्यापार कर रहे हैं, और शिल्पीजन मतलब शिल्पकार। ठीक, इनके बारे में हम जानेंगे। देन जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जनजातियाँ, जनजातियाँ कौन कौन सी नई नई जनजातियाँ आई हैं। खानाबदोश, खानाबदोश लोग वो होते हैं जो आप जानते ही होंगे कि जगह जगह पे अपनी आजीविका के लिए या जीवन यापन के लिए जगह जगह घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं खानाबदोश। और एक जगह बसे हुए समुदाय, वो लोग जो एक जगह रहना स्टार्ट कर देते हैं वो कहलाते हैं समुदाय, एक जगह रहने वाले समुदाय। ईश्वर से अनुराग, इसमें हम वही भक्ति और ये सब के बारे में देखेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, कैसे कैसे जो क्षेत्रीय संस्कृति है उनका कैसे कैसे निर्माण हो रहा है। ठीक, कौन कौन सी उनकी संस्कृतियों में बदलाव आ रहे हैं, कई क्या नए नए धर्म आ रहे हैं, उनके नए नए कल्चर डेवलप हो रहे हैं, वो सब हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ना लास्ट चैप्टर रहेगा आपका 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, कि 18वीं जो शताब्दी हुई है उसमें कौन कौन से नए राजनीतिक गठन हुए हैं, नए नए क्या क्या चेंजेज हुए हैं
मुगलों की सत्ता कमज़ोर हुई है, मराठों की सत्ता है या किसकी, अंग्रेज़ों ने थोड़ा थोड़ा सा क्या किया है, सत्ता को अपनी पकड़ बनानी स्टार्ट की है। आप जानते ही हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जो 18वीं शताब्दी था उसमें, और उसके बाद में 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, उसके बाद तो इन्होंने, अंग्रेज़ों ने एक तरह से अपना कह सकते हो अब झंडा गाड़ दिया था यहाँ पे कि अब हमें यहाँ से हटाने वाला कोई है नहीं। तो ये सब हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ये रहेगा अपना 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के बारे में स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, इस वाली बुक में पढ़ा जाएगा, मैं ये कहूँगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, चैप्टर नंबर 1 अपनी पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, देखिए ये है अपना चैप्टर कि हजारों वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ये आपको एक मैप दिख रहा होगा आपकी बुक में। इस मैप को देखिए, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है अल इद्रिसी, उसका बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मीन्स ये जो मैप है आप जो ये देख पा रहे हो, ये किसके द्वारा बनाया गया है, अल इद्रिसी। ठीक है, ये 12वीं सदी का एक भूगोलवेत्ता है, इसको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैं बता दूंगा आपको। तो ये एक नक्शा है, और ये एक जो मैप है, जो वर्ल्ड का उन्होंने मैप बनाया था उस भूगोलवेत्ता ने, उसमें से एक भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग लिया हुआ है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप का नीचे का भाग है। ठीक है, ये ऐसे एक्चुअली क्या है कि ये जो मैप है ना, और जो इसमें मैं आपको बताऊँ, अगला जो मैप देखोगे आप यहाँ पे, ये वाला जो मैप है ये भी एक भूगोलवेत्ता ने बनाया है, और इसका नाम है, ये मानचित्र 2, ये एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया है। ठीक है, और ये बनाया 1154 में। इन दोनों में अंतर देखिए, ये वाला जो मैप है ये 1154 ईस्वी में बनाया गया, और किसने बनाया, अल इद्रिसी, इसने बनाया, अल इद्रिसी ने। जबकि इस वाला मैप की बात करोगे तो ये कुछ 1700 किसने बनाया है, 1720 में, ये बनाया गया 1720 में, फ्रांसीसी इतिहासकार ने बनाया। ठीक, मानचित्रकार ने। एक्चुअली क्या है, इन दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो अंतर बस इतना है कि ये जो मानचित्र है इसमें आप जानते हैं कि जैसे हमारा भारत होता है, भारत का जो मैप है उसमें जैसे यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर, जैसे ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट होता है, और ऐसे भारत, और ये ऐसे मान लीजिए, मैं थोड़ा अच्छा नहीं बना पाया, लेकिन आप जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये उत्तर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला, ये वाला पार्ट कौन सा है, दक्षिण है। ठीक, ये इधर गुजरात वाला पार्ट है, ये कौन सा है, अपना पश्चिम है, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला ये पार्ट है अपना पूरब है। ठीक है, पूरब में। तो एक्चुअली ये जो मैप है ना, ये दक्षिण वाला भाग है, इसको क्या है कि ये भारत के मैप को उल्टा करके बनाया हुआ है, मतलब इसमें ऊपर उल्टी साइड में दिखाया हुआ है ये। और ये जो आप देखते हो, ये जो है यहाँ पे जो हम देखते हैं वो क्या है, श्रीलंका। तो ये है अपना श्रीलंका। ठीक है बच्चों, और ये भारत का निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। तो ये उल्टा, इसको अगर मैप को आप उल्टा कर दो तब आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसको उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए। तो यहाँ पे कहीं नीचे जम्मू कश्मीर होगा, ये दिखाया नहीं है, ये है आपका मैप। तो एक्चुअली ये 720 में उस टाइम के मैप, सॉरी 1154 में बनाया गया था। तो उस मैप में और जो ये नया मैप बना है इसमें यही अंतर है कि इस वाले मैप में उत्तर ऊपर की तरफ रखा गया है, ये वाला मैप देख रहे हो, और दक्षिण नीचे है, और यहाँ पे वही सेम हम जो रखते हैं पश्चिम और ये पूरब। लेकिन जो ये वाला मैप है अल इद्रिसी वाला, इसमें क्या है, बस इतना याद रखिएगा, इसमें ऊपर की साइड में क्या है, दक्षिण है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। मतलब इसमें क्या है कि दक्षिण भारत ऊपर की तरफ है, दक्षिण ऊपर की तरफ है, जबकि आजकल क्या है, उत्तर ऊपर होता है। तो वही इसमें मेन अंतर है। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। ठीक, मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। आपने देखा वो 1150 में है, वो 1720 में है, मतलब 600 साल बाद ऑलमोस्ट बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। मतलब आप देख रहे हो
कि पहला मैप है जो बना है आपका 1154 के आसपास, जो अलिद्री ने बनाया, मतलब कह सकते हैं, और ये 1720 में बनाया। मतलब 600 साल के अंतर में ही मैप को आप देख रहे हो बनाने का तरीका बदल गया। ये वाला मैप देखिए आप, ये इस तरह से है, इसमें फारसी और उस भाषा में लिखा गया, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कि ये वाला जो मैप है ये कितना डिटेल्ड मैप हो गया, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो मैप बनाने का तरीका बदल गया 600 सालों में, ठीक है। जानकारी जो मैप से मिल रही है वो क्या क्या चीज़ों पे इम्पोर्टेंट दी जा रही, वो सब बदल रहा है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब आप ये देखिए कि 600 सालों में मानचित्र जो बनाने का तरीका है वो बदल गया है, ठीक है। मानचित्रों से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी बदल गई है, क्योंकि जो यूरोप के नाविक थे उन्होंने जो मानचित्र बनाए उनमें उन्होंने जो स्पेशली फोकस किया था वो किया था कि समुद्री रास्तों के ऊपर, ठीक है, और समुद्री तटों के ऊपर, क्योंकि उनके लिए वो काम की चीज़ें थी। क्योंकि वो इन मैपों का उपयोग कब करते थे, जब नाव लेके वो व्यापार के लिए जाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो मानचित्र हैं उनको बनाने का तरीका भी बदल गया, ठीक। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना क्या होता है बच्चों, जरूरी होता है। मतलब नक्शा और लेखों का जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी होता है कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कि किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये मानचित्र बनाया गया है, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे युग बदलते जाते हैं मानचित्रों का अंकन करने का तरीका, विज्ञान, ये सब बदलता जाता है। तो ये था हमारा मानचित्र के बारे में कि मानचित्र जो मैप है उनमें कैसे कैसे बदलाव हुए हैं इन 600-700 सालों में। अब बात करते हैं शब्दावली की। इस शब्दावली में क्या बदलाव हुए, नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे सूचनाओं के संदर्भ बदल जाते हैं, सूचनाओं के मतलब बदल जाते हैं, इंफॉर्मेशन का मतलब बदलता है, तो क्या भाषा और अर्थ भी बदल जाते हैं, क्या शब्दों के अर्थ भी बदलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। आप जानती हैं कि जो अभिलेख है, ठीक, वो कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये जो भाषाएं हैं आप जो बोलते हैं, जो भाषा है, उनमें भी समय के साथ साथ क्या होता है, बदलाव होता है। बहुत सारे शब्द जोड़े जाते हैं, बहुत सारे शब्द हट जाते हैं, प्राचीन हो जाते हैं, बहुत सारे शब्दों के मतलब भी बदल जाते हैं। तो उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी जो है आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मतलब हम मध्य युग वाली जो फारसी की बात करें, मध्य युग मतलब 700 से लेकर 750 1700 वर्ष वाली उस फारसी की बात करें, वो आधुनिक जो फारसी है, आजकल की जो फारसी भाषा है, उससे क्या है, काफ़ी भिन्न है। मतलब बदलाव आया है। मतलब भाषाओं में भी समय के साथ साथ क्या होता है बच्चों, बदलाव आते हैं। यह जो भिन्नता है वो सिर्फ व्याकरण में और शब्द भंडार में, देखो समय के साथ साथ शब्दों की जरूरत पड़ती जाती है, ठीक है। तो शब्दों की जरूरत पड़ती है तो शब्द तो जोड़े ही जाते हैं, व्याकरण बदलता ही है। तो उन्होंने कहा है कि व्याकरण और शब्द भंडार में ही बदलाव नहीं आया, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है शब्दों के अर्थ भी क्या होते हैं बच्चों, बदलते जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए, देखो इसका मैंने ये मार्क इसलिए किया कि आपके इसमें एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। हिंदुस्तान, ये आप देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान शब्द के मायने किस तरह से बदले हैं, ठीक है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप जो इस चैप्टर में करने जाओगे वो होगा, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। मैं आपको चलो इसे छोटा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे क्या होगा आपको पढ़ने में थोड़ा सा पता रहेगा कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, क्वेश्चन ये है। तो विदेशी किसे माना जाता था आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हम पढ़ेंगे आने वाली उसमें स्लाइड्स में कि विदेशी किसे माना जाता था। नीचे लिखी उल्लिखित बातें सही हैं या गलत। 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते, ये हम देखेंगे। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, ठीक, ये सब देखना है। मतलब इस लाइन के बारे में देखना है। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। फिर अभिलेखागारों में क्या रखे जाते हैं, यानी कि ये हमें देखना है। 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, ये देखना है। ये और इस उपाधि के दौरान कुछ लाई गई फसलें थी, मतलब क्या क्या फसलें आई हैं इस काल में। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें।
तो इस समय पे क्या क्या प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेज हुए हैं, इस काल के दौरान मुख्य धार्मिक परिवर्तन, क्या क्या धार्मिक परिवर्तन हुए हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। ये हम अभी जब जस्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है वो देखेंगे। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे, और सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, और इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। तो देखो अब हमारे लिए ये हिंदुस्तान वाला, ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा कि हिंदुस्तान शब्द के क्या क्या मायने हैं, क्या क्या अर्थ बदले हैं। देखो उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, ठीक है। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हिंदुस्तान का मतलब क्या है, भारत, ठीक। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब 13वीं सदी की अगर बात करें तो उस समय जो फारसी इतिहासकार था उसने जो हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया, तो उसके लिए जो हिंदुस्तान का मायने थे वो था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच वाला स्थान। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। तो उसके अनुसार क्या हुआ कि हिंदुस्तान का मतलब जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में है उनको बोल दिया गया हिंदुस्तान। लेकिन जैसे जैसे सल्तनत का प्रसार हुआ, इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी क्या हुए, बढ़ते गए। मतलब सल्तनत जैसे जैसे बढ़ती गई तो क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द जो है उसमें दक्षिण भारत का समावेश कभी हुआ ही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में जो शब्द है उसमें दक्षिण भारत की अगर बात करें, ठीक है, तो उसका समावेश कभी इसमें नहीं हुआ। लेकिन इसके विपरीत अगर हम 16वीं सदी के आरंभ की बात करें तो बाबर ने क्या किया, हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग है, अभी तक जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है वो एक राजनीतिक क्षेत्र के लिए हुआ है, ठीक है। जैसे पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना का क्षेत्र या दिल्ली के सुल्तान के अंडर में जो आने वाले क्षेत्र है उसके लिए हुआ है। लेकिन जब 16वीं सदी आई उस समय पर जब बाबर ने, ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, वो किया इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। मतलब पशु पक्षी हो गए, ठीक, भूगोल और यहाँ के जो निवासी हैं उनकी संस्कृति को बताने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, ठीक। और ये हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया है, कवि अमीर खुसरो ने। ये कवि अमीर खुसरो कब की शताब्दी के हैं, 14वीं सदी के हैं। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। मतलब आज जो हिंदुस्तान का अर्थ है, हिंदुस्तान का एक राष्ट्रीय अर्थ है, एक राजनीतिक पहचान है, हिंदुस्तान एक देश है, ठीक है, वो अर्थ वहां पे नहीं था उस समय जब इसको हिंदुस्तान वर्ड का जब वहां पे 14वीं सदी में या 16वीं सदी में जब उन्होंने उपयोग किया था। तो एक तरह से हिंदुस्तान के मायने जो हैं वो समय के साथ साथ क्या हुए, बदलते गए। क्या आप कह सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग शुरुआत में जब मिनाज सिराज ने किया था वो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों के लिए किया गया था, और जो या फिर उन इलाकों के लिए किया गया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसके बाद अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी में, तो बाबर ने इस शब्द का उपयोग यहाँ के उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो इस तरह से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बदला है। और आज जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग है वो एक राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ है, इसका मतलब एक देश के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि कोई भी शब्द है उसका प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। मतलब इतिहासकार जो हैं वो जो कोई भी शब्द है उसका प्रयोग करते हैं, आजकल जैसे कोई बुक लिखते हैं उसमें किसी शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में, प्राचीन काल में कोई भी शब्द है उसका अर्थ कुछ और था और आज के ज़माने में उसका अर्थ कुछ और है। जैसे कि हम बात करते हैं विदेशी शब्द, क्वेश्चन था ना भी, अतीत में विदेश का अर्थ कैसे बदला। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ हो जाएगा कि उदाहरण के लिए जो विदेशी है ये सीधा साधा शब्द है, इसका मतलब हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी किसको बोलते हैं, फॉरेनर, वो हो गया जो कि भारतीय नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, चाहे वो अमेरिका से आए हो, चाहे वो इंग्लैंड से आए हो, यानी कहीं से भी किसी भी देश से आए हो, लेकिन जो व्यक्ति भारतीय नहीं है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, विदेशी। लेकिन इसी शब्द को अगर हम मध्ययुग में लेके चलें तो मध्ययुग में यूज करें
तो मध्य युग में मानो किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। यानी मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में मतलब 700 से लेकर 1750 का जो काल है, आप जो हम पढ़ रहे हैं इस किताब में, उस समय पे जो विदेशी बोला जाता था वो क्या है कि गांव में भी आने वाला कोई भी व्यक्ति, मान लो वो दूसरे गांव से आया लेकिन हमारे लिए वो अनजान है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, विदेशी कहलाएगा। तो उस समय पे कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस गांव के समाज का नहीं था, उस गांव की संस्कृति का नहीं था, वह क्या कहलाता था, विदेशी कहलाता था। तो इस विदेशी शब्द के मायने समय के अनुसार क्या हुए, बदलते गए। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी कहते थे और फारसी में क्या कहा जाता था, अजनबी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। मतलब एक ही गांव में अगर आप रह रहे हो, एक दूसरे के लिए आप जानकार हो, तो आप विदेशी नहीं हो। लेकिन अगर आप एक गांव में रह रहे हो और दूसरे गांव से आने वाला व्यक्ति जो आपके लिए अनजान है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, विदेशी कहलाएगा। ठीक है, अजनबी। ये हुआ विदेशी शब्द के मायने। अगली बात करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। तो आपने जैसे कि पिछले जो प्राचीन काल था, जो क्लास 6 में आपने बताया कि इतिहास के स्रोत क्या क्या है, अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, गहने, मटके, ये जो चीज़ें हमें ज़मीन से मिली, वो सब सभ्यताओं में जो ईंटें मिली, ये सब कहते हैं इतिहासकारों के लिए स्रोत का काम करते हैं। लेकिन अभी इतिहासकार और उनके स्रोतों के मायने भी बदल गए हैं, क्योंकि जब 700 से लेकर 1750 की बात करेंगे तो अभी क्या है कि लिखावट पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, अभी किताबें आने लगी है, अभी चीज़ें लिखे जाने लगी है, तो स्रोत भी बदल गए। तो अभी ये देखते हैं कि क्या क्या स्रोत थे। देखो, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पिछली साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा था। इस पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के हैं, शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में क्या है कि प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। मतलब अभी क्या है कि जो लिखित सामग्री है, लिखित इतिहास की जो संख्या है वो बढ़ गई है। अब आप ही सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा कि लिखित सामग्री जो है उसकी संख्या इस काल में ज़्यादा हुई है। तो इसका कारण एक ही है कि देखो, कोई भी चीज़ें लिखना अगर आसान हो जाएगा, लिखना आसान हुआ होगा तभी लिखित सामग्री की संख्या बड़ी होगी। ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्लास 6 में, कि जो कागज़ था, ठीक है, कागज़ जो था वो चाइना को पता था कि कागज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, चाइना के पास बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के मतलब प्राचीन ज्ञान था चाइना को इसके बारे में, लेकिन उसने दुनिया से छुपा के रखा और बहुत समय बाद ये दुनिया के बारे में नज़र में आया कि कागज़ कैसे बनाते हैं। और कागज़ शुरुआत में बहुत महंगा भी था बनाने का प्रोसेस। बाद में धीरे धीरे कागज़, पहले शुरुआत में जो लिखावट थी वो कहाँ पे होती थी, पांडुलिपियों पे होती थी। ठीक है, पांडुलिपियों पे लिखते थे, भोजपत्र पे लिखते थे। ठीक है, वो अभी भी मिलती हैं पुरानी पांडुलिपियाँ। लेकिन जब कागज़ का निर्माण आसान हो गया, कागज़ की कीमत जो है वो आसान हो गई, ठीक, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लिखना भी आसान हो गया। और उससे क्या हुआ कि जो लिखित सामग्री है, ठीक है, लिखित सामग्री है, उसकी संख्या भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ है इस काल में कि जो कागज़ है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा, एक तो इजीली अवेलेबल हो गया है और एक थोड़ा सा उसकी कीमत भी क्या हो गई है, थोड़ी कम हो गई। सॉरी। देखो, इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो शिलालेख हैं, सिक्के हैं, ये सब इनका मतलब इतिहासकार कम यूज कर रहे हैं। अब क्या लिखित सामग्री का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो इस समय के दौरान कागज़ क्या हुआ, सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग क्या है, करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय और अभिलेखागारों में रखा जाता था। तो पांडुलिपियों को कौन इकट्ठा कर रहे हैं, शासक जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित कर रहे हैं। और ये पांडुलिपियां वहाँ रखी जा रही हैं, कहाँ पे, अभिलेखागारों में। अब आपके लिए एक नया शब्द आ गया, अभिलेखागार।
पेपर में आ जाएगा कि अभिलेखागार क्या होता है। तो एक ऐसा स्थान जहां पे दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहास के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक, तो आपको समझ में आया। दो कागज का मूल्य ही, दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया गया। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि मतलब एक विद्वान है, उसको किसी पुस्तक की मतलब जेरोक्स मान लीजिए प्रतिलिपि लिखनी है, तो उसके लिए उसको कागज चाहिए या पांडुलिपि चाहिए। तो उसके पास उतना कागज था नहीं, तो उसने क्या किया कि पुरानी उसके पास एक पांडुलिपि पड़ी हुई थी जिसकी उसके लग रहा था कि जरूरत नहीं है, तो उसने उसको धो दिया और उस पर दोबारा से सुखा के उस कागज को इस्तेमाल कर लिया। मतलब कागज इतना महंगा था कि आपको इतिहास के प्राचीन स्रोत को खत्म करके उस पर दोबारा लिखावट करनी पड़ी। इसी तरह से क्या हुआ है कि जो हमारे प्राचीन जो मतलब 600 सदी तक के जो इतिहास के में जो लिखी हुई चीज़ें वो कम मिलती है उनके स्रोत। मतलब उसका रीज़न यही है कि कागज़ क्या महंगा था, तो बाद में क्या करते थे लोग पुरानी जो लिखावटें लिखी हुई चीज़ें होती थी पांडुलिपियों पर, उनको धो के उन पर नई चीज़ें लिखते गए हैं। तो इसलिए उस समय के जो इतिहास की जो पांडुलिपियाँ हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं। ठीक, एक सदी बाद, मतलब ये 13वीं सदी की बात है, लेकिन एक सदी बाद मतलब 14वीं सदी की बात करें यहीं पे, तो अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते थे तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। मतलब आप देख रहे हो कि एक ही सदी बाद वो वस्तु मतलब काफ़ी सस्ती हो गई कि आप कोई वस्तु का मतलब पदार्थ कोई बाजार से खरीद रहे हो तो दुकानदार वो वस्तु आपको कागज़ में लपेट कर दे रहा है, आज जैसा कि आज भी देते हैं। तो आप कह सकते हो कि कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं में? तो आप कहोगे 14वीं में। ठीक है, तो जैसे समय बदलता गया, समय बढ़ता गया, वैसे वैसे कागज़ जो है वो ईजिली अवेलेबल होने लगा और कागज़ की कीमत भी कम होने लगी। तो उन दिनों अभिलेखाकार के बारे में आपको पता चल गया। उन दिनों छापे गाने तो थे नहीं, इसलिए जो लिपिक थे या नकलनवीस थे वो हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब उस टाइम पे छापे गाने मतलब जो आजकल जो हम छपाई करवाते हैं, बुक्स की छपाई होती है, उस समय वो तो थे नहीं। तो उस समय पे पांडुलिपि जो थी तो उनकी प्रतिकृति कौन बनाते थे? लिपिक या नकलनवीस। ठीक है, अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, किसी आपने कोई फ्रेंड का होमवर्क किया है, तो आप ये जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता। किसी का कॉपी करना, होमवर्क कॉपी करना या किसी की लिखावट को कॉपी करना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में और मित्र के लिखे में कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आते जाते होंगे। और पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाने में भी कुछ यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती गईं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। देखो होता क्या है कि पांडुलिपियां थी, ठीक है, शुरुआत में पांडुलिपियां थी, भोजपत्रों पर लिखी गई थी, जो कि वृक्षों की छाल होती थी उस पर लिखे जाते थे। जैसे जैसे कागज आने लगा तो ये जो पांडुलिपियां थी उनको मतलब एक तरह से कह सकते हो सेफ रखना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उनमें क्या है कि कीड़े लग जाते थे, कीड़े उन पांडुलिपियों को खा जाते थे। ठीक है, तो जैसे जैसे कागज अवेलेबल होने लगा तो लोगों ने क्या किया, उन पांडुलिपियों की कॉपी करने लगे कि पांडुलिपियों को क्या है एक सुरक्षित रखा जा सके, एक हमारे इतिहास की धरोहर है, इनको सुरक्षित रखा जा सके, तो उनकी क्या कॉपी बनाई गई। अब जिसने पांडुलिपि लिखी थी वो बंदा तो अब रहा नहीं, तो जो लिखने वाले लोग थे वो अंदाज लगाते थे कि ये शायद ऐसा कुछ लिखा है, ये कुछ लिखा है, तो वो अपने हिसाब से वो उनकी कॉपी करते थे। ठीक है, जैसे मान लो कि आप किसी दोस्त से कॉपी लेके आए और आप उसका होमवर्क कॉपी कर रहे हो, तो आपको अब दोस्त तो बैठा नहीं है आपके पास में, तो आप अंदाज से कॉपी कर रहे हो कि ये शायद ये लिखा होगा, ये शायद ये लिखा। अब उससे होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या लिखा है, तो आप अपने हिसाब से वो लिख देते कि यह ये लिखा है। कभी कभी मान लो कोई शब्द समझ में नहीं आया, कभी कभी कोई वाक्य समझ में नहीं आया। अब इससे होगा क्या कि आप वहाँ पे लिखा तो ओरिजिनली कुछ और था, लेकिन आपने कॉपी करते समय कुछ और लिख दिया, तो उस पांडुलिपि की जो ओरिजिनल कॉपी थी वो कुछ और कह रही है और आपने कुछ और बदल दिया। मतलब इतिहास में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ।
अब उसके बाद आपके बाद जो आएगा पर्सन और वो आपकी जब प्रतिलिपि बनाएगा, आपने जो कॉपी किया है उसको जब दूसरा बंदा कॉपी करेगा 100 200 300 साल बाद, तो उसको जो आपने लिखा है हो सकता है वो समझ में ना आए, उसमें कुछ कुछ शब्द समझ में ना आए, तो वो अपने हिसाब से कुछ और लिख देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कॉपियाँ होती जाएंगी, तो जो मूल कॉपी थी, जो मूल पांडुलिपि थी, हो सकता है कि उसमें कुछ और लिखा हो और कॉपी करते 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 लास्ट में कुछ भावार्थ ही अलग कर दिया हो, लोगों ने कुछ अलग ही लिख दिया हो। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो। तो इस तरह से क्या होता है कि एक ही मतलब लेखक की जो मूल पांडुलिपि है उसने कुछ और लिखा हो और जो उसके बाद लेखकों द्वारा जो बनाई गई प्रतिलिपि हैं उनमें कुछ और जानकारी मिली हो। इसलिए कभी कभी इतिहास में क्या होता है, कंफ्यूजन भी रहता है। ठीक, इतिहासकारों को इसलिए एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का क्या करना पड़ता है बच्चों, अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक भी स्वयं अपने अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार, ये आपके क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी का इतिहासकार कौन था, तो जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, इसने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा, यानी 1358 में। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो इसके अलावा क्या होता था कि ये तो हुआ कि जब से मान लीजिए कि लेखक जो लिखने वाला था उसके बाद में कॉपी करने वालों ने कुछ कुछ चेंजेस किए, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जो लेखक होता था वो खुद अपने जो बुक होती थी उसको संशोधित करते थे। जैसे आजकल भी होता है ना कि बुक्स में कुछ कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसको संशोधित करते हैं समय के साथ साथ। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं, कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं। ऐसे ही जियासुद्दीन बर्नी ने क्या किया, 14वीं शताब्दी ने अपना पहली बार जो वृत्तांत लिखा वो 1356 में लिखा। उसके बाद उसमें कुछ कुछ चेंजेस करके 2 वर्ष बाद फिर लिखा उसने 1358 में। लेकिन अगर हम 1971 तक की बात करें तो इतिहासकार जो थे उनके पास केवल दूसरा वाला ही जो वृत्तांत था वो अवेलेबल है, वो बुक अवेलेबल है एक तरह से। और पहला वाला जो उसने लिखा था ओरिजिनल, वो तो उनके पास था ही नहीं, वो बाद में कहीं मिला। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि मूल वृत्तांत की जो कॉपियाँ होती हैं वो भी कभी कभी क्या होती हैं, आपकी कहीं पे दबी रह जाती हैं या फिर कहीं खो जाती हैं। तो उसकी वजह से भी इतिहास में थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत आती है। लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। और शिकस्त लिपि जो दाईं ओर लिखे जाते हैं अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है, अधिक संक्षिप्त और सघन और कठिन होती है। तो लिपियां भी बदलती हैं, शैलियां भी बदलती हैं लिखावट की, उसके कारण भी कभी कभी हमें इतिहास पढ़ने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो ये था थोड़ा सा इतिहासकारों और उनके स्रोतों के बारे में। ठीक है, अभी देखिए अगला है आपका नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। देखिए 700 से लेके 1750 के बीच के 1000 वर्ष है बच्चों। ठीक है, 700 से लेके 1750 के बीच के 1000 वर्ष हैं का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी, क्वेश्चन था ना क्या क्या प्रौद्योगिकी में बदलाव हुए हैं, तो देखो बच्चों इस समय में नई नई टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में काफ़ी बदलाव हुए हैं 700 से लेकर 1750। ठीक, ये मध्यकाल है। तो इस समय पर जैसे सिंचाई में रहट का इस्तेमाल होने लगा है। आप अगर आपके घर में कोई पूर्वज हों या पुराने लोग हों या फिर दादाजी हों या गांव में कोई बुजुर्ग लोग हों तो आप उनसे पूछिएगा कि रहट क्या होता है। ठीक है, तो सिंचाई में क्या है, रहट का इस्तेमाल होने लगा है भाई। एक चर्स व्रत भी बोलते थे, हमारे दादाजी सुनाते थे चर्स व्रत, वो भी आपने सुना हो ये सब, तो इसका भी मतलब आप पूछिएगा। तो रहट क्या है, चर्स व्रत कहाँ है, ये क्या सिंचाई के लिए लोगों ने क्या है इस्तेमाल करते थे इन टेक्नोलॉजी। ये रहट है बच्चों। ऐसे ये क्या है, जैसे कुएँ पे लगा रखा है, देख रहे हो आप, इसको ऐसे बैलों की सहायता से ऐसे घुमा देते और ये पहिया ऐसे घूमता था। ये पहिया बड़ा सा पहिया था लकड़ी का, ये ऐसे घूमता था। इसमें क्या यहाँ पे बाल्टियाँ लगी रहती थी, देखिए यहाँ बाल्टियाँ ऐसे कुछ लगा रहे ऐसे। तो ये क्या कुएं में डूबती जाती थी और ये चलता जाता और पानी ऊपर आते हुए ऐसे यहाँ उड़ेल देते थे बाल्टियों को। फिर ये ऐसे रस्ते के ऊपर बाल्टियाँ थी, ऐसे ऐसे चलता रहता था और बैल क्या इसको घुमाते रहते थे। ठीक है, बैल इसके चारों तरफ चक्कर लगाते थे, उसकी वजह से पहिया ऐसे घूमता था। तो ये था चर्स व्रत का कंसेप्ट, सॉरी ये था इसका
रहट, इसको रहट बोलते थे, ये बाद में आई है। और चर्चवर्थ शायद इससे पहले था। चर्चवर्थ में क्या था कि एक मतलब बड़ी सा एक बोरा टाइप का मान लीजिए एक खाल का बनाया जाता था, ठीक है, या तो बैल या तो जानवरों की खाल का एक बड़ा सा बोरा, इसमें मान लीजिए आप 100-200 लीटर पानी आ जाए, उसको नीचे पटक देते थे पानी में, यहाँ पे कुएं में, और उसको बैल खींचते थे, 2 बैल लगे रहते थे, वो खींच के ऊपर लाते थे, फिर उसको यहाँ उड़ेल देते थे। ऐसे करके पानी सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी पहले कुओं से, ठीक। जैसे सिंचाई में हो गया रहट, ये टेक्नोलॉजी में बदलाव हुए बच्चों। कताई में चरखे आ गए, अभी क्या चरखों का इस्तेमाल होने लगा है, ठीक। और युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान भी आया है, तो ये टेक्नोलॉजी में आपने बदलाव देखे। अब खान पान में जैसे फसलों में क्या बदलाव आया है, तो नई फसलें भी आई हैं, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये सब फसलें आई हैं नई। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल जो है वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा है। मतलब ये आप जो 700 से लेकर 1750 के ईस्वी जो आप पढ़ने जा रहे हो बच्चों, इस समय पे बहुत सारे आर्थिक बदलाव हुए, राजनीतिक बदलाव हुए, सांस्कृतिक बदलाव हुए और सामाजिक बदलाव भी हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में आए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ, परिवर्तन, एक तरह से कह सकते हैं परिवर्तन का काल है। यहाँ पे बहुत सारे देशों के लोगों ने हमारे देश की यात्रा की। ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, और उससे पहले भी आप देखोगे ना, जैसे बहुत सारे खिलजी वंश, तुगलक वंश, मध्यकालीन युग, ये सब बहुत सारे लोगों ने क्या है हमारे देश में इन्वेजन किया, हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने आगमन हुआ। तो वो क्या है कि उनके आने से क्या है कि वो अपने यहाँ की सभ्यता लेके आते थे, उनके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज होती थी वो सब यहाँ पे बताते थे। तो उससे बहुत सारे बदलाव होते गए समय के साथ साथ, आर्थिक बदलाव कह सकते हो, राजनीतिक बदलाव, सामाजिक और संस्कृतियों में भी बदलाव हुए हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी क्या हो गया, बढ़ गया है। अवसरों की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे हैं। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने की अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। एक्चुअली हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसकी यात्रा बहुत लोगों ने की है, क्योंकि इस उपमहाद्वीप में अपार संभावनाएं थी, ठीक, हर चीज़ की। तो इसलिए लोग यहाँ पे अटैक करते थे, लोग यहाँ पे इन्वेजन करते थे, लोग यहाँ यात्रा करते थे। अब उसी टाइम पे एक जो महत्वपूर्ण समुदाय आया है, आया नहीं मतलब यहीं का है कह सकते हो, जिसका महत्व बड़ा है, वो है राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। तो राजपूत जो शब्द है जिसका नाम राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं सदी के बीच यह आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था। मतलब 8वीं शताब्दी से बात करें, 8वीं सदी से और 14वीं सदी के बीच में यह आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता, मतलब जो युद्ध लड़ते हैं वो राजपूत हो गए, ठीक है, उस समय पर, जो कि क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। आप जानते थे 4 वर्ण मैंने आपको पढ़ाए थे प्राचीन उसमें इतिहास में, कौन कौन थे आपके 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रियों का काम क्या था, युद्ध लड़ना, राजा वाला। तो ये क्षत्रिय होने का दावा करते थे राजपूत। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। मतलब जो भी युद्ध करेंगे वो क्या कहलाएंगे, राजपूत। और पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। जो कवि और चारण होते थे वो राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। अब राजपूतों के यहाँ कौन कौन थे, कवि रहते थे और चारण। इन कवि और चारणों का काम क्या होता था बच्चों, ये गुणगान करते थे इन राजपूतों की या फिर इन शासकों की, किसका, पराक्रम का। जो भी युद्ध लड़ा, जो भी युद्ध जीता, इस सब के बारे में वो गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाट जाति आदि समूह ने भी उठाया। तो इस समय में कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के जो अवसर हैं उनका लाभ इन मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, इन सब जातियों ने भी उठाया। मतलब इन्होंने भी अपना राजनीतिक जो एक तरह से कह सकते हो साम्राज्य की स्थापना करने की कहीं कहीं पे कोशिश भी की है इन समूहों ने भी, ठीक है। जैसे मराठों के बारे में अगर, मराठों ने भी अपना राजनीतिक जो स्थायित्व है वो बढ़ाया था।
इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। इस पूरे समय में आप देखोगे कि जंगलों की धुआंधार कटाई हुई खेती का इलाका बढ़ाने के लिए। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत तेजी से हुआ और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो मतलब पर्यावास का मतलब ये होता है कि कोई भी क्षेत्र है उसके पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक शैली से है। तो पर्यावास में जब वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक शैली बदलेगी तो उसमें परिवर्तन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, वनवासियों जो वन में रहने वाले लोग हैं उनको मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वनों की क्या होने लगी, कटाई होने लगी। वनों की कटाई होने लगेगी तो वहाँ की जीवन शैली बदलेगी, आर्थिक जीवन शैली बदलेगी, सामाजिक जीवन शैली बदलेगी। लोग जो वनों पर निर्भर है वो लोग उन स्थानों को छोड़ छोड़ के चले जाएंगे और क्या तो कृषक बन जाएंगे या फिर कुछ व्यापार करने लगेंगे। ऐसा ही हुआ कि कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करके कृषक बन गए। कृषकों के ये समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। पहले ये वनवासी थे, ठीक है, वन कटने लगे, धुआंधार खेती के एक तरह से जमीन बनाई जाने लगी, तो ये जो वनवासी थे ये भी मजबूर होकर क्या बन गए, कृषक बन गए। और इन्होंने भी क्या किया, वनों को काट के जमीन की जुताई करने लगे। अब ये कृषक बन गए। अब ये कृषकों के ये नए समूह, एक तरह से एक तो परंपरागत कृषक थे, ये नए नए कृषक बने। ये जो कृषक हैं वो क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारी और मठ और मंदिरों से क्या हुए, प्रभावित हुए। क्योंकि पहले ये वन में रहते थे, इनको पता नहीं था बाहर की जानकारी, लेकिन धीरे धीरे ये जब बाहर निकले वहाँ से, वनों से अपने सामान को बेचने बाजार में गए तो इन लोगों से टकराएंगे, मुखियों से, पुजारियों से, मठों से, मंदिरों से, तो इनकी तरफ ये क्या हुए, प्रभावित हुए। और ये भी धीरे धीरे इन जटिल समाजों के क्या बन गए बच्चों, अंग बन गए। तो उन्हें भी कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेकार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब किसान भी दो तरह के हो गए। देखो समाज में क्या हुआ, एक तरह से भेदभाव तो कैसे आता है, सामाजिक अंतर कब डेवलप होते हैं, समाज में सब लोग बराबर हैं, सबके पास में आर्थिक जो स्थिति है सभी की बराबर है, सबकी सामाजिक स्थिति बराबर है, समाज में सबका पद बराबर है, तो कभी भेदभाव होगा ही नहीं। भेदभाव पैदा ही ऐसे होता है कि आर्थिक स्थिति में जब बदलाव, डिफरेंस होगा, कोई गरीब कोई अमीर, किसी के पास में खाने के लिए नहीं है, किसी के पास में फेंकने के लिए बहुत कुछ है। तो जब इस तरह के जब अंतर आते हैं तो समाज में अंतर आता है, ठीक। और जब भी समाज में अंतर आएगा तो वहाँ पे एक वर्ग शोषक वर्ग बन जाएगा और एक वर्ग शोषित होगा, ठीक है। एक का शोषण होगा और एक वर्ग क्या होगा, शोषण करने वाला हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर डिफरेंसेस तो पैदा होते ही हैं और फिर विद्रोह की संभावनाएं पैदा होती ही हैं। धीरे धीरे जब डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो विद्रोह होता है। जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वो ज़्यादातर ऐसे हुई हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, कोई ना कोई का शोषण हुआ है और किसी ना किसी ने शोषण किया, और जब अंतर बहुत ज़्यादा हो गया है तब वहाँ पे विद्रोह हुआ है। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि किसानों में भी सामाजिक और आर्थिक अंतर आ गए। एक किसान है जिसके पास में 1000 बीघा ज़मीन है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा है, लोग उनके यहाँ बेकार करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो एक तो मवेशियाँ भी हैं उनके पास में, पशुपालन भी है, तो वो पैसे वाले किसान हो गए। एक किसान है उसके पास 2-4 बीघा ज़मीन है जिसमें उसको जुताई बुवाई करने के लिए भी पैसा बड़े किसानों से उधार लेना पड़ता है और उसका ब्याज भी देना पड़ता है। तो अब आप देखिए, कहने के लिए दोनों किसान हैं, लेकिन दोनों किसानों के जो आर्थिक स्तर है उन दोनों में कितना अंतर है, और सामाजिक स्तर में भी बदलाव हो गया, दोनों में सामाजिक स्तर में भी अंतर है। तो ये कह रहा है कि इसके वजह से क्या हुआ, किसानों के बीच भी आर्थिक और सामाजिक अंतर क्या हुए, उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी, कुछ लोग मवेशी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिए जाने लगा। अब जैसे जैसे अंतर बढ़ेगा समाज में तो लोग क्या किस में बढ़ जाएंगे, जातियों में, फिर उपजातियों में। क्या उनकी पृष्ठभूमि है, क्या उनका व्यवसाय है, उसके आधार पर समाज में उन्हें ऊंचा और नीचा क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। अब ये जो दर्जे हैं वो स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर इसके दर्जे बदलते रहते थे। मतलब जैसे कोई जाति है, ठीक है, किसी जगह पे कोई जाति मान लो पावरफुल हो सकती है किसी एरिया में, तो उसके हाथ में कितना नियंत्रण है उस जगह की सत्ता का, उस जगह के संसाधनों का, वो उससे डिसाइड होता है कि वो जाति जो है उच्च जाति या निम्न जाति है।
अब वही एक जाति किसी जगह पे क्या हो सकता है, उच्च जाति हो सकती है, और वही जाति किसी दूसरी जगह पे क्या हो सकता है, निम्न जाति भी हो सकती है। वो डिपेंड किस पे करता है कि सत्ता और साधनों का कितना प्रभाव है, मतलब नियंत्रण है उसके हाथ में। अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपनी अपनी क्या बनाती, नियम बनाती थी। अब एक जाति के जितने सदस्य हैं उनके व्यवहारों का कंट्रोल करने के लिए जातियां क्या बनाती हैं, अपने अपने नियम बनाती हैं। आप भी जानते हैं हर जाति में कुछ कुछ नियम होते हैं आजकल भी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर भी किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब होता क्या है कि देखो, आप किसी भी जाति के हैं, आप खुद अपने यहाँ देखिएगा, आप किसी भी जाति के हैं तो आपकी जाति में कुछ ना कुछ क्या होंगे बच्चों, नियम होंगे। उन नियमों को आप फॉलो करते हैं, या जो आपकी जाति के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो जाति पंचायत होती है आपकी, वो फॉलो करवाती है उन नियमों को, उनके हिसाब से आप चलते हैं। अब जाति के नियम तो आपको मानने ही हैं, लेकिन आप किसी एरिया विशेष में जहाँ पे आप रह रहे होंगे, आप गांव में रह रहे हैं, वहाँ के जो गांव के नियम होंगे वो भी आप रीति रिवाजों को पालन करते हैं। तो आपको एक तरह से दो जगह के रीति रिवाज पालन करने हैं, अपनी जाति के भी और एक गाँव के, सोसाइटी के, एक समाज के जो नियम है वो भी आप पालन करते हैं। अब ये जो गांव है इन पे शासन पहले किसका था, मुखियों का शासन था। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो गांव है वो एक राजा की, एक राज्य जो होता था उसकी एक छोटी सी क्या है, एक इकाई भर थी। ये हमने सीखा। तो जातियों के बारे में आपने जाना, जातियों के नियमों के बारे में जाना, पंचायत के बारे में आपने जाना, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि उस समय के क्या क्षेत्र और साम्राज्य। देखो बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल में ये सब चीज़ें दी गई हैं। अगला जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपका थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी देखो हिस्ट्री है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी ये चैप्टर में कुछ खास इंटरेस्टिंग के लिए है नहीं, इसमें डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 से थोड़ा इंटरेस्ट आएगा तब हम वहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर डिटेल में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए अगला है क्षेत्र और साम्राज्य। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। देखो, चोल हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक वंश में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, और मुगल वंश ये अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन जो था, उसकी ये 1266 से 1287, ये डेट आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखो दिया कि दिल्ली का सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति अध्याय 2 में हम देखेंगे। उससे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। यानी कि पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में कहाँ तक है बच्चों, गजनी तक फैला हुआ था, ठीक है। जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था, मतलब दक्षिण भारत भी उसके अंदर था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे क्या है, झुक जाते थे, ठीक है। ये मानचित्र 3 है जो कि बनाया है मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। अब देखिए कितना बड़ा बना रखा है, ये सब उसके अंदर आते थे गियासुद्दीन बलबन के अंदर, ठीक। ये सब जगह के नाम भी दे रखे हैं, ठीक है। पलायन कर जाते थे, ठीक है। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे हैं कि शासक लोग उस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह से दिखाया गया है, ये जो मैप बनाया है, ये एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण है। अतिशयोक्ति आप जानते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये क्या है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया कि ये पूरे क्षेत्र पे कब्जा था, यहाँ कब्जा था, इधर कब्जा था, जो दिल्ली के सुल्तान का। तो वो यही कह रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया गया है मैप में। और लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों था, कि लोग क्यों बढ़ा चढ़ा के अपने अधिकारों की, मतलब इनका उल्लेख क्यों करते थे कि यहाँ तक कब्जा, वहाँ तक कब्जा, ठीक है। क्योंकि जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, उसमें बड़े मुश्किल से कब्जा हुआ है, और बहुत कम लोग ही दक्षिण वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग जो है, इसको कंट्रोल में कर पाए। ये देखिए यहाँ तो गियासुद्दीन बलबन ने बता दिया कि इस पर तो हमने ही कंट्रोल कर लिया था। तो ये सब इसमें एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये क्या एक तरह से बोल सकते विवाद का विषय है। सन 1760 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी भाषा थी, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी हर एक क्षेत्र की 700 तक। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे।
उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले हैं, ये सब हम पढ़ेंगे ये आने वाले चैप्टर्स में बच्चों। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्षेत्र और साम्राज्य हैं ये भी बच्चों समय के साथ साथ बदलते रहे। कभी आपने पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है, कभी कहीं नहीं कब्जा कर पाए, तो ये वही बता रहा है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पे था। आप जानते हैं कि 1750 में तो मुगल वंश का पतन होना स्टार्ट ही हो गया था, और 1757 जो प्लासी का युद्ध था उसमें पतन हुआ, फिर 1764 बक्सर के युद्ध में। तो वही कह रहे हैं कि जो 18वीं सदी आई उसमें मुगल वंश क्या था, पतन के ढलान पे था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। देखो क्षेत्रीय, जब आपका जो सेंटर में बैठा जो राजा है वो कमजोर हो जाएगा तो क्षेत्रीय जो राज्य है वो अपने आप को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे, स्वतंत्र घोषित कर देंगे। ऐसा होता ही रहा है शुरू से, ठीक है। जब सेंटर वाली पावर, जैसे ये आपका पूरा देश है, इसमें छोटे 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 राज्य हैं, ठीक है, यहाँ सेंटर में राजा बैठा हुआ है राजधानी में, इसका इन जगह पे कब्जा है, लेकिन ये सेंटर वाला राजा की पकड़ कमजोर हो गई, ये कमजोर हो गया राजा, तो ये राज्य जो है अपने आप को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट घोषित कर लेंगे। तो यही हुआ कि जब मुगल वंश का पतन होने लगा तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्षेत्रीय जो राज्य है वो फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले हुए क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इन तथ्य का पता हम कई परंपराओं से लगा सकते हैं जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। मतलब लेकिन क्या होता है कि जब आप ये जो मान लो कि एक बड़े राजा का या एक बड़े शासन मतलब शासक का जब छोटे छोटे क्षेत्रों पर राज्य होता है, ठीक है, और परंपरागत राज चलता रहता है, तो बाद में वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं, तब भी उनका जो प्रभाव है उन छोटे छोटे क्षेत्रों पर रह जाता है। चाहे शासन पद्धति की बात करें या भाषा की बात करें या संस्कृति की बात करें या मैनेजमेंट प्रबंधन की बात करें, ये सब उन पर छाप छोड़ जाती है और ये कई वर्षों तक चलती रहती है। वही ये कहना चाह रहे हैं। और 700 से लेकर 1750 के बीच के कई हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर क्या कर रहा था, पड़ा था, प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म, अब बात कर लेते हैं धर्म की। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप क्या था, सामूहिक था, ठीक है। क्योंकि देखो दैविक तत्व है, ईश्वर है, आप जो भी बोलते हो, उसमें लोगों की आस्था जो है वो शुरुआत से ही व्यक्तित्व स्तर पर है। व्यक्तित्व मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, कोई आस्था रख सकता है, कोई नहीं रख सकता है। लेकिन जो आस्था का स्वरूप है वो क्या है बच्चों, सामूहिक है, वो पूरे एक तरह से धर्म की है पूरी आस्था जो है। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन आस्थाओं में भी क्या हुआ, परिवर्तन आता गया। जैसे समाज में बदलाव हुए वैसे वैसे आस्था में भी क्या हुए, बदलाव हुए, ठीक। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे कि नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, अब नए देवी देवता जुड़ने लग गए हैं, मंदिरों का निर्माण होने लग गया है। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता, ब्राह्मणों का क्या है, महत्व बढ़ गया है और सत्ता बढ़ी है, ब्राह्मणों की सत्ता मतलब राज्य। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। अब आप जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो संस्कृत जो भाषा थी, वेदों को पढ़ने की जो अनुमति थी वो ब्राह्मणों को थी। वेद संस्कृत में लिखे गए थे, संस्कृत का ज्ञान ब्राह्मणों को था, संस्कृत पढ़ने की अनुमति ब्राह्मणों को थी। तो इस सब के कारण जो ब्राह्मणों का आदर है वो ज़्यादा था। यज्ञ करने की अनुमति ब्राह्मणों को थी, अनुष्ठान करने की अनुमति ब्राह्मणों को थी। तो ब्राह्मणों का एक कद एक बहुत बड़ा था। और राजा जो थे वो ब्राह्मणों को ऊपर मानते थे अपने से, तो राजा उनके क्या हो गए, संरक्षक हो गए। राजा उनका संरक्षण करते थे, इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, और ये जो ब्राह्मण थे ये राजाओं का गुणगान करते थे, इस वजह से राजा इनको संरक्षक देते थे। तो इन सब की वजह से
इन संरक्षकों का समर्थन होने की वजह से समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता चला गया। इनका ब्राह्मणों का क्या हुआ, दबदबा बढ़ता चला गया। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया, इसको जल्दी करते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। देखो अभी क्या हुआ, एक भक्ति की अवधारणा आई। पहले ये था कि अगर आपको ईश्वर को पाना है तो एक ब्राह्मणों के जरिए या अनुष्ठान के जरिए ऐसे आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारे नए धर्मों का उदय हुआ, बहुत सारे धर्मों में कृतियों का पता चला, तब एक नई अवधारणा आई हिंदू धर्म में, जो कि थी भक्ति। भक्ति की अवधारणा, उसमें क्या गया, बिना कर्म कांड के, बिना यज्ञ अनुष्ठान के आप कोई भी व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यही थी भक्ति। इसमें ईश्वर की कल्पना एक प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ठीक है, यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ था। नए नए धर्म भी आए थे इसी टाइम पे, 700 से लेकर 1750 में। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारी और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिनका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है, तो ये मुसलमान कुरान शरीफ, ये भी मुसलमान, जो कुरान शरीफ क्या है, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है। जैसे अपना क्या है, गीता है हिंदू धर्म में अगर बात करेंगे तो। ठीक है, और अलग अलग धर्मों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके बाद में कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। ठीक, उलेमा क्या हो गए कि जो धर्मशास्त्री हैं, न्यायशास्त्री हैं, उनको उलेमा को क्या करते थे, वो संरक्षण देते थे इस्लाम वाले। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पेंगर शाह के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। देखो मुसलमान जो इस्लाम धर्म है, इसमें भी उसमें बट गए लोग, 2 शाखाओं में। पैगंबर कुछ लोग हैं शिया और कुछ लोग हैं सुन्नी। शिया वो लोग हैं जो पैगंबर साहब का जो चचेरा भाई था हजरत अली, और वो जो कि उनका दामाद भी था, उसको वो पैगंबर साहब के बाद में अपना नेता मानते हैं, कि पैगंबर साहब ने इसको अपना वारिस माना था, इस हजरत अली को। तो वो हो गए शिया वाले, वो शिया हैं। ठीक है, वो अपने आप को शिया मानते हैं। और कुछ लोग हैं कि वो बोलते हैं कि पैगंबर साहब के बाद में अबू बकर था, जो इस्लाम का जो वारिस था वो अबू बकर था, और उसको उन्होंने खलीफा की उपाधि दी। तो जो खलीफा वाला सिस्टम है, वो सिस्टम है सुन्नियों में। तो वो सुन्नी क्या है, खलीफाओं को मानते हैं, और वो हजरत अली को जो है चौथा खलीफा मानते हैं। ठीक, और सुन्नी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम जो है इस्लाम धर्म का पालन कठोर तरीके से करते हैं, एक तरह से मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, वो अपने आप को वो मानते हैं सुन्नी। और जैसे हमारे भारत देश के और पाकिस्तान और जो आपके आसपास की कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट, इनमें ज़्यादातर जगह पर आप देखोगे सुन्नियों का प्रभुत्व ज़्यादा है। ठीक है, सुन्नी ज़्यादा है। ठीक है, हमारे यहाँ भी 85-80% लोग सुन्नी हैं, मुसलमान सुन्नी हैं। ठीक, तो शिया और सुन्नी ये 2 धर्म हो, मतलब धर्म एक ही है, लेकिन शिया और सुन्नी 2 भागों में ये लोग बट गए, और अभी भी इन जगह उनमें कई कई जगह लड़ाई होती रहती है शिया सुन्नी में। तो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और इनकी आगे भी परंपरा चलती रही। मतलब इस्लाम का नेतृत्व करने वाले लोगों को क्या बोला जाता, खलीफा। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर दिखते रहे। मतलब इस्लाम में जो न्याय सिद्धांत है वो है हनफी और सफ़ी। ठीक है, इनके हिसाब पर न्याय सिद्धांत होता रहता है, न्याय मतलब होता है। ऐसे ही धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, विभिन्नता है, समय के साथ साथ बदलाव। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, वो केवल घंटे, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में इतिहास को नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय जो है वो सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। समय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक संगठन में क्या होता है, बदलाव होता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन क्या है, आसान हो जाता है। मतलब आप अतीत को, मतलब इतिहास को इस तरह से बांटें कि जो समान जो मतलब एक तरह से विशेषता रखने वाले जो हिस्से हैं समय के, उनको एक में रख दिया जाए इस तरह से, तो उनका क्या अध्ययन आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, फिर मुस्लिम और ब्रिटिश।
यह जो विभाजन था इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। जैसे शुरुआत में आप देखोगे हिंदू रहे राजा, ठीक है, उसके बाद फिर मुसलमान रहे और उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए। तो उन्होंने जो अंग्रेज थे उन्होंने इनको कैसे बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश समय को, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो शासक है उसका धर्म बदलाव होता है वही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है, बाकी समाज में, अर्थव्यवस्था में, संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है। लेकिन ये तो बात एक गलत है ना, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में तो बहुत कुछ बदलाव होता है समय के साथ साथ। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधताओं की उपेक्षा हो जाती थी। अब इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शाकाहारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहर और गांव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मतलब अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है बच्चों, मध्यकालीन इतिहास। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में जानकारी मिलेगी। मतलब इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जा सकती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल जो था वो रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। अभी जैसे बोलते हैं ना मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल, तो क्या इसका मतलब ये है कि आधुनिक काल में ही आधुनिक चेंजेस हुए हैं, मध्यकाल में आधुनिक चेंजेस नहीं हुए? क्या उस टाइम पर रूढ़िवादी था? तो ऐसा नहीं है। एक बोला गया है कि ये आधुनिक काल है, ये नया काल है, लेकिन मध्यकाल में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। जैसे हम अपने भारत की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी समृद्ध हो गई कि यूरोप के व्यापारी हमारे खुद भारत में आते थे, इसलिए तो इन लोग आए थे यहाँ पे। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर यह भी देखें कि क्या कुछ बदल रहा है या फिर वैसा का वैसा ही है। अब बच्चों में जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। देखो, अतीत में विदेशी किसे माना जाता है, मैं आपको ये बता ही चुका हूँ चैप्टर में अच्छे से। नीचे उल्लिखित बातें सही हैं या गलत? 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, ठीक है बच्चों। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, यस की थी, ठीक है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ फेंक दिए जाते थे, सही बात है। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। एक्चुअली यहाँ पर देखोगे इस वाले इमेज, वो जो मैप है ना उसमें आप देखिएगा, उस मैप से आपको पता चल जाएगा शासक था कि नहीं। बंगाल तक तो शासन था लेकिन असम बसम में था या नहीं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैप से पता चल जाएगा। अभिलेखाकारों में क्या लिखे जाते हैं, पांडुलिपि और वो सब रखे जाते हैं, ठीक है। 14वीं सदी का शासन था, मैंने बताया था ना आपको, गियासुद्दीन बर्नी था, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था। कौन कौन सी फसल थी, कॉफ़ी और वो सब में 4-5 आलू, ये सब फसलें मैंने आपको बताई थी ना, वहाँ पे अंडरलाइन किया था, वो भी आप देखिएगा। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन, रहेट और बारूद वाले अस्त्र, ठीक है, वो सब मैंने आपको बताए थे। इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक जो परिवर्तन हुए हैं वो क्या क्या धार्मिक परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, वो धर्म वाले चैप्टर में देखिएगा, धर्म वाले उसमें देखिएगा हेडिंग में, वो आपको मिलेगा। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला, ये मैंने बताया था ना, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ किसके अनुसार कुछ था, बाबर ने कुछ और बताया था, उससे पहले वाले लोगों ने कुछ और बताया था। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे, जाति पंचायत से, वो आप देख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हो? देखो, पूरे क्षेत्र पे एक ही इकाई का शासन जो होता था वो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य हो गया एक तरह से, और जब वो इकाइयाँ टूट टूट के अपने नए नए राज्य स्थापित कर लेते थे तो वो क्षेत्रीय साम्राज्य हो जाता था। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी वो आपको पता ही है कि वो लिखावट में होमवर्क कॉपी करने वाला वो एग्जाम्पल दिया था ना, वो सब आप लिख सकते हो। इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? कभी कभी तो जो सत्ता होती है उस जो महत्वपूर्ण शासक होता है उसके धर्म के आधार पर, जैसे अंग्रेजों ने किया था, हिंदू, मुस्लिम और उसके बाद में ब्रिटिशर्स, लेकिन इस समय उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वही ये सारी प्रॉब्लम उनको मैं आपको बतानी है।
तो ये क्वेश्चन आप खुद से अपने हिसाब से एक बार सोच के देखिएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो ये चैप्टर हमारा नंबर 1 स्टार्ट हो खत्म होता है। ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर था, फिर भी हमने कर लिया। चैप्टर नंबर 2 है जो हम यहाँ से अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो कि रहेगा अपना ये वाला, नए राजा और उनके राज्य, ठीक है। इस चैप्टर को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।